जी हाँ दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है सर जी? हम तो बहुत बढ़िया हैं। आप बताओ। हम भी एकदम बढ़िया हैं। चलो आज शुरुआत करते हैं कुछ मिसलेनियस टॉपिक से, जो कि हमारे एग्जाम के अंदर, एमसीक्यू के अंदर तो आ ही सकते हैं। बट हाँ, हम चालू करेंगे मिसलेनियस टॉपिक से, फिर हम एक मेन टॉपिक पे जाएंगे जिसका नाम है डिबेंचर्स, जिसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आने के आसार बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिना टाइम वेस्ट करते हुए शेयर सर्टिफिकेट की। सर शेयर सर्टिफिकेट क्या? तो देखो, शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है? शेयर सर्टिफिकेट होता है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल मतलब शेयर सर्टिफिकेट बेसिकली, फॉर एग्जांपल, एक्स इज होल्डिंग 100 शेयर्स ऑफ रिलायंस लिमिटेड। अगर एक्स होल्ड कर रहा है 100 शेयर्स ऑफ रिलायंस लिमिटेड, वो एक पेपर के ऊपर लिखा है। अब वो पेपर के ऊपर जो लिखा है एक्स इज होल्डिंग 100 शेयर्स ऑफ रिलायंस लिमिटेड, उसकी वैलिडिटी कब मानी जाएगी? सर उसकी वैलिडिटी तब मानी जाएगी जब जब मानी जाएगी तब वो अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी इशू हो, मतलब उन्होंने, कंपनी ने उस पेपर के ऊपर अपना स्टैंप लगाया हो। स्टैंप मतलब एक कॉमन सील लगाई हो जिसके अंदर से इंप्रेशन छूटता है, और वो लगाया, या फिर किसी साइन बाय 2 डायरेक्टर्स ने, उस कंपनी के 2 डायरेक्टर ने एटलीस्ट साइन कराओ, तभी वो हमारा शेयर सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा। या फिर एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी, जहां पे कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट होता है, वहां पे उस कंपनी सेक्रेटरी ने उस डॉक्यूमेंट मतलब उस शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर साइन कराओ, तो ही हमारा शेयर सर्टिफिकेट है जो वैलिड माना जाएगा। अदरवाइज हमारा शेयर सर्टिफिकेट जो है वैलिड नहीं माना जाएगा। आपको मेरी बात समझ है? तो शेयर सर्टिफिकेट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि ये बताता है कि कोई पर्सन इस कंपनी के इतने शेयर्स होल्ड कर रहा है। बट वो कब वैलिड माना जाएगा? तब या तो कंपनी की कॉमन सील का स्टैंप लगाओ, या फिर 2 डायरेक्टर ने साइन कराओ, या फिर एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी ने साइन कराओ। आई मेरी बात समझ है? यस सर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। अरे कभी कभार क्या होता है, हमारा शेयर सर्टिफिकेट खो गया, टूट फट गया, किसी ने ले लिया, खो गया, कुछ भी हुआ, लॉस्ट, टॉर्न, लॉस्ट, डिस्ट्रॉयड, डिफेस्ड, मल्टीलेटेड, टॉर्न, सरेंडर्ड। इसमें क्या होता है, हमारा या तो शेयर सर्टिफिकेट फट गया, हमारा शेयर सर्टिफिकेट खो गया, तो कंपनी जो है डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट हमारे को इश्यू कर सकती है। और डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट जब इश्यू कर सकती है ओरिजिनल के अगेंस्ट, अगर ओरिजिनल जो है खो गया हो, डिस्ट्रॉय हो गया हो, या टॉर्न हो गया हो, फट गया हो, या फिर उस बंदे ने सरेंडर कर दिया हो। हाँ भाई ये फट गया, अब ये रखने की हालत में नहीं है, इसलिए उस बंदे ने उसे सरेंडर कर दिया, और उसके बाद जो है कंपनी जो है आपको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट जो है इशू कर सकती है। तो कंपनी को डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट करने से पहले कंपनी को बताना पड़ेगा कि आप भाई आपका शेयर सर्टिफिकेट खो गया है, आपका शेयर सर्टिफिकेट फट गया है और आपने सरेंडर कर दिया। खो गया तो आप सरेंडर तो कर नहीं सकते, बट अगर आपका फट गया तो आपको वो शेयर सर्टिफिकेट पहले सरेंडर करना पड़ेगा ओरिजिनल, उसके बाद आपको जो है डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, कंपनी जो है सेम प्रोसीजर जिसके अंदर 2 डायरेक्टर ने साइन कराओ, या फिर कॉमन सील हो, या फिर एक डायरेक्टर कंपनी सेक्रेटरी ने साइन कराओ, तो ही वो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट हमारा वैलिड शेयर सर्टिफिकेट जो है माना जाएगा। सर नेक्स्ट आता है इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट डिस्काउंट। आप एक बात बताओ, ये आपने हमेशा सुना होगा, कंपनी क्या अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकती है? तो सर कंपनी अपने शेयर्स को कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती, एक्सेप्ट इन 2 केसेस। कौन कौन से हैं सर? कैन नॉट बी इशूड, यस, else will be liable to a penalty and will have to refund the amount with 12% per annum। अगर कंपनी ने कभी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करा, अगर कभी भी कंपनी ने अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करा, अगर कभी भी कंपनी ने अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करा, तो क्या होगा? तो क्या होगा सर? उसके लिए अगर कंपनी ने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करा, जो भी पैसा कंपनी को मिला है उसको ये रिफंड करना पड़ेगा उन मेंबर्स को विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, बिकॉज कंपनी जो है अपने शेयर्स को कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। बट 2 केसेस में कंपनी जो अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। अगर कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है, शेयर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट व्हेन डेट कन्वर्टेड इनटू शेयर परसुएंट टू डेट रीस्ट्रक्चरिंग प्लान। कभी कभार होता क्या है, कंपनी जो है इतने लॉस डेट के अंदर चली जाती है, तो कंपनी को अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करना है उस टाइम पे जब कंपनी अपने डेट रीस्ट्रक्चरिंग प्लान के पास है, तो कोई दिक्कत नहीं, कंपनी शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। या फिर कंपनी जो है स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू करे, जो कि किसको देते हैं? हमने पिछली टाइप ऑफ शेयर्स की क्लास में हमने क्या पढ़ा था सर? हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ शेयर की क्लास में। अगर कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर करती है, इशू वो किसको करती है सर? वो डायरेक्टर और एम्प्लॉय को करती है, जो कि हमारे परमानेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं और होल टाइम डायरेक्टर और नॉट, बट एक्सक्लूडिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। याद है ये वाली डेफिनेशन मेरी? और कब इशू करती है कंपनी अपने स्वेट इक्विटी शेयर्स को? जब कंपनी को अपने एम्प्लॉय या डायरेक्टर से क्या मिल रहा हो? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, नो हाउ, या फिर कुछ भी ऐसी राइट मिल रही हो जिसके लिए कंपनी इसको कंसीडरेशन देती है अदर देन कैश इन फॉर्म ऑफ शेयर्स,
तब कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है, बट इस केस में स्वेट इक्विटी शेयर्स डिस्काउंट पे भी इशू हो सकते हैं। तो दो केसेस, जब कंपनी डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान में हो या फिर कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू कर रही हो, तो कंपनी जो है शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। अदरवाइज कंपनी जो है अपने शेयर्स को कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। आपको मेरी बात समझ आई या नहीं? जल्दी से बोलो कमेंट सेक्शन में, जल्दी से मेरे को बताओ आपको मेरी बात समझ आई या नहीं समझ आई। जैसे बिल्कुल समझ आ गई। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। सर ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स क्या होता है? तो सर ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स में ना बस एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्या होता है सर, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स होता है जीते जी किसी इंसान के, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स होता है मरने के बाद किसी इंसान के। तो फॉर एग्जांपल एक्स है और एक वाई है, ठीक है। अब अगर एक्स को वाई को शेयर्स करने हैं ट्रांसफर, तो वो ट्रांसफर का मीडियम अपनाएगा, बट एक्स मर गया और वाई एक्स का बेटा है, तो अब वाई को जो शेयर्स मिलेंगे वो ट्रांसमिशन के मोड से मिलेंगे। तो एक डिफरेंस होता है ट्रांसफर और ट्रांसमिशन में। मेजर डिफरेंस है, ट्रांसफर होता है जीते जी और ट्रांसमिशन होता है मरने के बाद। ट्रांसफर होता है जीते जी, ट्रांसमिशन होता है मरने के बाद। तो क्या हुआ सर, अगर हमारे को ट्रांसफर करने हैं शेयर्स तो हमें शेयर सर्टिफिकेट तो देना ही पड़ेगा, साथ ही साथ हमें ट्रांसफर डीड है SH4 के अंदर। ये अब आपका मोड है, कैसे अगर हमें ट्रांसफर करने हैं तो कैसे करना पड़ेगा, आपको शेयर सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको एक ट्रांसफर डीड लगानी पड़ेगी SH4 के अंदर, जो कि ड्यूली स्टैम्प्ड होगी, डेटेड होगी एंड एग्जीक्यूटेड बाय ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी, मतलब दोनों के साइन, ट्रांसफरर के भी साइन, जो ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसफरर एक्स और वाई के केस में एक्स अगर वाई को ट्रांसफर कर रहा है तो एक्स इज अ ट्रांसफरर और y इज अ ट्रांसफरी, तो दोनों के साइन SH4 के अंदर आएंगे, प्लस में उसके ऊपर SH4 के अंदर ड्यूली स्टैम्प्ड, डेटेड एंड साइंड भी होना चाहिए वो SH4, तभी जो हमारा शेयर सर्टिफिकेट है वो x से y के नाम पे ट्रांसफर होगा। तो ट्रांसफरर से ट्रांसफरी पे कब जाता है सर, ट्रांसफरर से ट्रांसफरी पे SH4 के साथ साथ उस SH4 के ऊपर डेटेड स्टैम्प साइन सारी चीजें होनी चाहिए, ट्रांसफर और ट्रांसफरी के दोनों के साइन होने जरूरी है, तभी हमारा जो है SH4 और ट्रांसफर हो पाएगा। डिलीवर्ड करना पड़ेगा आपको एक कंपनी को विद इन 60 डेज ऑफ एग्जीक्यूशन, विद इन 60 डेज, जिस दिन आपने साइन कर दिया विद इन 60 डेज आपको जो है ये डीड किसको देनी पड़ेगी सर, ये डीड आपको ट्रांसफर डीड जो है आपको किसको देनी पड़ेगी, कंपनी को विद इन 60 डेज देनी पड़ेगी, अदरवाइज आपका जो ट्रांसफर है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो सर आपको क्या करना है ट्रांसफर के लिए, सर आपको शेयर सर्टिफिकेट रखना है, एक SH4 भरना है जो कि ड्यूली स्टैम्प, डेटेड, साइन बाय ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी हो, और ये जो SH4 है प्लस शेयर सर्टिफिकेट आपको कंपनी को विद इन 60 डेज ऑफ द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन जो है पहुंचाना पड़ेगा, अदरवाइज जो है आपका जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट है वो वैलिड करार नहीं माना जाएगा, बिकॉज आपने 60 डेज के अंदर नहीं पहुंचाया। तो 60 डेज इज द टाइमलाइन टू transfer that share certificate as well as that deed SH4 to the company, otherwise वरना वो वैलिड ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। सर होता क्या है, सर होता क्या है, एक सेकेंड अब आ जाओ, नोट के ऊपर बात करेंगे हम। इफ ट्रांसफर डीड लॉस्ट, अगर कंपनी की ट्रांसफर डीड लॉस्ट हो जाती है, कंपनी में स्टिल रजिस्टर द ट्रांसफर आफ्टर टेकिंग इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है, इंडेमनिटी का मतलब ये होता है कि सर अगर आपकी देखो ट्रांसफर डीड लॉस्ट हो गई, अब किसी और बंदे को मिली, किसी और बंदे को मिली, हो सकता है वो कंपनी के ऊपर केस ठोक दे, हो सकता है वो कहता है कि कंपनी देखो मेरे पे वैलिड ट्रांसफर डीड है, सब कुछ साइंड है, डीड है, आप ये शेयर्स मेरे नाम पे ट्रांसफर करो, बट या हो सकता है वही बंदे को मिल गई हो वापस से, कहे कि यार ये वाले शेयर्स मेरे को दोबारा ट्रांसफर करो। इस केस में कंपनी क्या करती है, उससे एक बॉन्ड भरवा लेती है। देखो अगर आपकी ट्रांसफर डीड खो गई है और अगर कोई मेरे पास बाद में क्लेम करने आता है तो भाई मैं इसका जिम्मेदार नहीं रहूंगा, आप इस चीज की जिम्मेदार रहोगे, इसलिए आप इस इंडेमनिटी बॉन्ड, जो कि एक बॉन्ड पे कंपनी जो है पहले ही ट्रांसफरी से साइन करा लेते हैं कि अगर कुछ मिलता है, अगर कुछ होता है बाद में कंपनी जिम्मेदार नहीं रहेगी, इसलिए आप एक इंडेमनिटी बॉन्ड पे एक डिक्लेरेशन, एक एफिडेविट पे साइन कर दीजिए कि हाँ भाई आपकी ट्रांसफर डीड खो गई थी, इस वजह से हमें जो है इसके लिए ट्रांसफर आप कर सकते हो, विदाउट ट्रांसफर डीड हमारी ट्रांसफर डीड जो खो गई थी, बट हाँ उसके लिए आप इंडेमनिटी बॉन्ड जो है इशू कर सकते हो। इंडेमनिटी बॉन्ड जो है कंपनी साइन करा सकती है कि भाई हाँ भाई ट्रांसफर डीड खो गई थी, अगर कभी बाद में क्लेम बाई चांस आता है तो इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगी। इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पार्टली पेड अप शेयर्स, अगर कंपनी अपने आधे पड़ते शेयर्स जिसके अंदर अभी फुल पेमेंट नहीं हुई थी, पार्टली पेड अप शेयर्स अगर कंपनी आगे ट्रांसफर कर रही है, इफ ट्रांसफर डीड इज लॉस्ड बाय द ट्रांसफरर अलोन, मतलब सिर्फ ट्रांसफरर एक्स और वाई ने, एक्स ने ट्रांसफर करे बट एक्स जो है वो सिर्फ वही लॉन्च कर रहा है ट्रांसफर डीड, मतलब SH4 जो है सिर्फ वही लॉन्च कर रहा है, टेक नो ऑब्लिगेशन फ्रॉम ट्रांसफरी बाय गिविंग हिम 2 वीक्स नोटिस। इसका मतलब क्या हुआ सर, देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना। अब क्या हुआ, अब जो ट्रांसफर है उसने जो है ट्रांसफर तो कराए शेयर्स, बट उसने जो SH4 है खुद से ही लॉन्च करा, और उसके बाद वो जो शेयर्स थे वो पार्टली पेड अप शेयर्स थे। तो कंपनी ये बोलती है, देखो पार्टली पेड अप शेयर्स के अंदर हमने टाइप्स ऑफ
टाइप्स ऑफ कंपनीज के केस में एक देखा था लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल। अगर कोई कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल होती है, इसका मतलब है वो अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम या फिर एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप कभी भी पैसा मंगा सकती है। तो कंपनी ये बोलते हैं अगर आप ट्रांसफरर को जो ये शेयर्स ट्रांसफर कर रहे हो विदाउट टेकिंग द अप्रूवल ऑफ द ट्रांसफर, आपको साथ ही साथ एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी इशू करना पड़ेगा जो कि साइन बाय ट्रांसफरी होगा। वो ये बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि भाई आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर आगे कंपनी की कोई लाइबिलिटी होती है जो ट्रांसफरी के नाम पे, जिसके नाम पे शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं, एक्स से वाई के नाम पे शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं, अगर कोई पेमेंट निकलती है अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल कंपनी अगर कभी मंगाती है तो आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप कंपनी को पे कर दोगे। इसके लिए 2 हफ्ते का टाइम मांगते हैं कि भाई कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ट्रांसफर को, तो जो कंपनी है वही टाइम मांगती है और उसको टाइम देती है कि हाँ भाई तू साइन कर दे, तेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। कंपनी में रजिस्टर ट्रांसमिशन बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ विदाउट कंप्लाई विद द अबव कंडीशंस। अब ट्रांसमिशन कैसे होता है, आपके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन है जिसके बेसिस पे ट्रांसमिशन होते हैं, जिसके अंदर ना बहुत सारी चीजें लगती हैं। सर क्या लगता है, सर डेथ सर्टिफिकेट लगता है, उसके बाद अगर कोई विल है वो लगती है, उसके बाद इसके अंदर कौन कौन लीगल हायर्स हैं वो लगता है, इसके बाद कौन कौन से लीगल हायर्स के नाम पे शेयर्स होने वो लगता है। तो उन गहराइयों पे कंपनीज एक्ट बात नहीं कर रहा है अभी, ना हमारे सिलेबस के अंदर है। तो ट्रांसमिशन का जो मोड मेथड कैसे ट्रांसमिशन होता है वो हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, उसको आज हम छोड़ देंगे, बस हम ट्रांसफर डिस्कस करेंगे जो हमारे सिलेबस के अंदर है। आपको मेरी बात समझ आई? तो देखो, अगर ट्रांसफर डीड कभी लॉस्ट हो जाती है, ट्रांसफर डीड कभी लॉस्ट हो जाती है, हाँ आप उसके बाद भी ट्रांसफर कर सकते हो बाय 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 फिलिंग इंडेमनिटी बॉन्ड। अगर आप अनपेड मतलब पार्टली पेड अप शेयर्स अगर ट्रांसफर कर रहे हो तो उस केस में ट्रांसफरी से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट साइन कराना पड़ेगा विद इन 2 वीक्स कि हाँ भाई इसको कोई आपत्ति नहीं है शेयर्स के ट्रांसफर होने पे। अगर कोई लायबिलिटी आती है तो ट्रांसफरी पे करने के लिए बिल्कुल तैयार है। उसके बाद ट्रांसमिशन जो है कुछ कंडीशंस और कंप्लाई करना पड़ेगा जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, आज हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, टाइम लिमिट फॉर डिलीवरी ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। अब क्या हुआ, इन केस ऑफ सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम आपको 2 मंथ का डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का कंपनी को समय दिया गया है उसको शेयर सर्टिफिकेट। देखो अब होते हैं शेयर सारे डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में, ये पुराना प्रोविजन है जो कि कंपनीज एक्ट का जब शेयर्स फिजिकल फॉर्म में थे, आज भी प्रोविजन डाला हुआ है। आइडियली इस प्रोविजन का प्रैक्टिकल लाइफ में अब कोई लेना देना नहीं होता, बिकॉज अब जो है सारे शेयर्स जो है डीमटेरियलाइज्ड हो चुके हैं, इस वजह से क्या होता है अब कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाले जो प्रोविजन है इस पे ऐसे ICMAI या ICAI बहुत मुश्किल है कि कोई क्वेश्चन पूछ ले, बट हाँ हमारी बुक के अंदर दे रखा है तो इसलिए हमने इस टॉपिक को भी कवर करा है, इसको छोड़ा नहीं है। अगर सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम है आपको शेयर सर्टिफिकेट जो है 2 मंथ के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पहुंचाना पड़ेगा, मतलब कंपनी को उसके सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम को जो शेयर्स है 2 महीने के अंदर पहुंचाना पड़ेगा। इन केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, आपने कोई न्यू शेयर्स इशू करे हैं तो आपको 2 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट है जो उन शेयर होल्डर्स को पहुंचाना पड़ेगा शेयर सर्टिफिकेट जिन्होंने अप्लाई करा था और जिनको शेयर्स अलॉट हुए हैं। यस सर, इन केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स आपको 6 महीने तक का समय दिया गया है जब आपकी डेट ऑफ अलॉटमेंट हो गई है डिबेंचर्स की। इन केस ऑफ ट्रांसफर और ट्रांसमिशन आपको विद इन 1 मंथ ऑफ द रिसीट ऑफ ट्रांसफर डीड एंड इंटीमेशन ऑफ ट्रांसमिशन, जिसके अंदर हमने बताया था ट्रांसमिशन में तो बहुत सारी चीजें लगती है। देखो 2 चीजें होती है, ट्रांसफर कब होता है, ट्रांसफर जब बंदा जिंदा हो जब होता है, और ट्रांसमिशन कब होता है जब बंदा मर गया हो जब होता है। ट्रांसमिशन मतलब किसी के फॉर एग्जांपल किसी की पेरेंट की डेथ हो जाती है, उसके नाम पे शेयर्स थे, अब उनके जो बेटे के नाम पे जो शेयर ट्रांसफर होंगे उसे ट्रांसमिशन बोलेंगे और उसके लिए बहुत सारे रूल्स कंप्लाई करने पड़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया डेथ सर्टिफिकेट लगेगा, उसके बाद ट्रांसमिशन सर्टिफिकेट लगेगा, उसके बाद लीगल हायर, उसके बाद बहुत सारे विल वगैरह ये सब लगेंगे। तो ये प्रोविजन कंप्लाइशन हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए हमने इसको कवर नहीं करा है, बट हाँ ये ट्रांसमिशन होता है जिसके अंदर अगर कोई बंदा जीवित नहीं है उसके लिए जो ट्रांसमिशन, ट्रांसफर नहीं हुआ ट्रांसमिशन हुआ, उसको ट्रांसमिट हो गए शेयर ऑटोमेटिकली, बिकॉज अब क्या है उसका वो लीगल हायर है, उसके लिए अलग से फॉर्मेलिटीज जो है कंपनी के शेयर होल्डर जो कि अब बनेंगे उनको करनी पड़ेगी ताकि जो है कंपनी उनके नाम पे ट्रांसफर को रजिस्टर कर पाए। तो ट्रांसफर होता है जब बंदा जिंदा होता है और ट्रांसमिशन होता है जब बंदा मर जाता है। और ये मैंने आपको टाइम लिमिट फॉर डिलीवरी ऑफ शेयर सर्टिफिकेट भी अच्छे से बता दिया है। आ जाओ मेरी बात, अगर आप पनिशमेंट फॉर पर्सोनेशन, पर्सन लाइबल है, पर्सन हु डिसाइडफुली पर्सोनेट एज एन ओनर, वो झूठ बोलता है कि मैं ओनर हूं इसका और वो बाद में पता चलता है कि वो ओनर नहीं है इन शेयर्स का, या झूठ बोल के उसने अपने नाम पे शेयर्स कराए या झूठ बोल के ट्रांसफर कराया, ट्रांसमिशन कराया, तो क्या होगा उस बंदे को जिसने ये काम कराया, उस बंदे को जिसने ये काम कराया उसको 1 साल से लेके 3 साल तक की सजा और मिनिमम 1 लाख से लेके 5 लाख तक का फाइन लग सकता है। आपको मेरी बात समझ आई या नहीं समझ आई? दोबारा से मेरे को बात बताओ, हमने अभी तक क्या पढ़ा है? सर हमने पढ़ा है शेयर सर्टिफिकेट जो है, शेयर सर्टिफिकेट
अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी होगा, या फिर 2 डायरेक्टर या 1 डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट अगर लॉस्ट हो जाए, टर्न हो जाए, मल्टीट्रेड प्लस सरेंडर कर दिया कंपनी को आपने, तो ही आपको डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू होगा। शेयर जो है डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते। 2 केसेस में शेयर डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं, या तो स्वेट इक्विटी शेयर्स हो, या फिर आपने जो शेयर्स हैं अगेंस्ट डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान इशू करे हो, या फिर ट्रांसफर और ट्रांसमिशन में क्या होता है, आपको जो ट्रांसफर है वो कैसे होगा सर, आपको शेयर सर्टिफिकेट्स के साथ एक SH4 लगाना पड़ेगा, ड्यूली डेटेड स्टैम्प ड्यूटी साइंड बाय ट्रांसफर एज वेल एज ट्रांसफरी, और विद इन 60 डेज ऑफ द एग्जीक्यूशन आपको कंपनी के पास पहुंचाना पड़ेगा, तभी आपके जो शेयर्स है कंपनी जो है ट्रांसफर कर देगी। ट्रांसफर डीड अगर लॉस्ट हो जाए तो आपको इंडेमनिटी फॉर्म भरना पड़ेगा, या फिर अगर पार्टली पेड अप शेयर्स हैं तो अब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है ट्रांसफरी से साइन कराना पड़ेगा। और ट्रांसमिशन का एक अलग से रूल कंप्लाई कंडीशंस है जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उस चीज को हम कवर नहीं करेंगे। उसके बाद आपके पास 2 महीने तक का समय है, आप कंपनी के पास 2 महीने तक का समय शेयर सर्टिफिकेट को डिलीवर करने का। जो सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम है, अगर डेट ऑफ अलॉटमेंट के अंदर नए शेयर्स आ रहे हैं, उनको शेयर सर्टिफिकेट इशू करने का 2 महीने तक का समय है फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। डिवेंचर्स के केस में यही 6 महीने हो जाता है, और ट्रांसफर और ट्रांसमिशन के केस में ये हो जाता है 1 महीने फ्रॉम द डेट जहां पे आपने ट्रांसमिशन के लिए बोल दिया या फिर ट्रांसफर डीड लॉन्च करा दी हो। और अगर कोई बंदा इसके अंदर कोई झूठ बोल के, झूठ फरेब से अपने नाम पे शेयर ट्रांसफर कराता है, उसको 1 साल से लेकर 3 साल तक की सजा, मिनिमम 1 लाख से लेकर मैक्सिमम 5 लाख तक का फाइन लग सकता है। अब आता है रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड अपील। अब मेरी बात सुनो, प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, हमने प्राइवेट कंपनी में पढ़ा था RPL, रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स, रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स, इसके लिए रेस्ट्रिक्ट होता है। बट पब्लिक कंपनी में शेयर्स जो है ट्रांसफर होते हैं फ्रीली। अब क्या होता है, सब्जेक्ट टू आर्टिकल्स, मतलब कंपनी जो प्राइवेट कंपनी होती है उस केस में कुछ आर्टिकल्स के अंदर हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा देते हैं, जिसके बेसिस पे अगर आप कंप्लाई करते हो तो आपके जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं। तो रेस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ इट शेयर्स तो होता है, बट आप शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हो बाय कंप्लाइंग सम फॉलोइंग कंडीशन जो कि आर्टिकल्स के अंदर दे रखी होगी। बट पब्लिक कंपनी के जो शेयर्स है फ्रीली ट्रांसफरेबल है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आती। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर दोनों केस में कंपनी के जो शेयर होल्डर है उन्होंने कंप्लाई कर लिया और आइडियली उनके शेयर्स को जो है ट्रांसफर होना चाहिए था, और पब्लिक कंपनी में तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, उसके अंदर तो शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, उसके बावजूद कंपनी अगर मना करती है, कंपनी नोटिस ऑफ रिफ्यूजल देती है कंपनी को, अगर फॉर एग्जांपल मैंने ट्रांसफर के लिए बोला, शेयर को ट्रांसफर करने के लिए कंपनी को मेरे को इंटीमेशन देना पड़ेगा कि भाई आपका रिफ्यूजल करा गया विद इन 30 डेज, जब मैंने ट्रांसफर डीड को साइन करा दिया। अब विद इन 30 डेज उनका जवाब आएगा येस और नो। अगर प्राइवेट कंपनी उनका जवाब अगर येस आता है तो आपको विद इन 30 डेज ऑफ नोटिस, मतलब जिस फॉर एग्जांपल मैंने लॉन्च करी ट्रांसफर डीड, मैंने लॉन्च करी SH4, मैंने लॉन्च करा SH4, उसका जवाब रिफ्यूजल का विद इन 30 डेज नहीं आया, तो जिस दिन एक्सपायरी होगी 30 डेज, उसके बाद मेरे पास अगले 30 दिन का समय है। देखो मैंने करी SH4 लॉन्च, उसके अगले 30 दिन तक कंपनी ने मना कर दिया, या कंपनी ने अगले 30 दिन तक कोई जवाब नहीं दिया, उसके अगले 30 दिन तक मेरे पास समय है। जिस दिन 30 दिन एक्सपायर हुए हैं, जब कंपनी ने जवाब नहीं दिया, उसके अगले 30 दिन तक का मेरे पास समय, मैं ट्राइब्यूनल के अंदर जाके केस लगा सकता हूं कि भाई कंपनी जो है मेरे शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर रही है, या फिर जो है कंपनी का जवाब आ जाता है, कंपनी ने विद इन 30 डेज, जिस दिन जवाब आ गया उसके अगले, देखो फॉर एग्जांपल कंपनी ने मेरे को 5 दिन में जवाब दे दिया कि आपका हम रिफ्यूजल कर रहे हैं, तो अगले 30 दिन तक आप जो है कंपनी के ट्राइब्यूनल के पास जाके कंप्लेंट कर सकते हो कि भाई कंपनी जो है मेरे शेयर्स के रिफ्यूजल कर रही है, मेरे शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर रही है, और आपको लगता है कि जो कंपनी कर रही है वो गलत है, तो आप ट्राइब्यूनल के पास जाके केस ठोक सकते हो और बोल सकते हो कि भाई कंपनी मेरे शेयर्स को ट्रांसफर नहीं करिए, आप एक बार इसके ऊपर इंक्वायरी करो क्यों ऐसा कर रही है कंपनी मेरे साथ। या फिर अगर विद इन 30 डेज आपके पास जवाब नहीं आता है तो अगले 30 दिन तक के अंदर आपके पास समय है, तो टोटल आपके पास विद इन 60 डेज तक का समय हो जाता है फ्रॉम द डेट ऑन विच ट्रांसफर डीड वाज डिलीवर्ड टू द कंपनी। तो आप ट्राइब्यूनल के ऊपर केस ठोक सकते हो, जाके बोल सकते हो कि हाँ भाई कंपनी जो है मेरे शेयर सर्टिफिकेट को ट्रांसफर नहीं कर रही है। तो इसके अंदर ट्राइब्यूनल ऑर्डर दे सकती है, आइदर डिसमिस कर सकती है आपकी अपील, आपको उसको लगता है कि हाँ भाई जो कंपनी ने डिसीजन दिया है आपका रिफ्यूजल ऑन द ग्राउंड्स कि हाँ भाई आपके कागज फर्जी हैं, आपके शेयर सर्टिफिकेट फर्जी है, उसके बेसिस पे डिसमिस कर सकती है, या अलाउ कर सकती है ट्रांसफर। तो कंपनी को विद इन 10 डेज ट्रांसफर करना पड़ेगा। रेक्टिफिकेशन और डैमेजेस जो कि उस शेयर होल्डर को लगे हैं उसका भी मुआवजा जो है कंपनी को देना पड़ेगा, और 10 दिन के अंदर उन शेयर्स को ट्रांसफर करना पड़ेगा। अगर यही सेम केस हमारा होता है पब्लिक कंपनी के साथ, या तो कंपनी ने आज जवाब दे दिया विद इन 30 डेज, तो जिस दिन जवाब दिया उसके अगले 60 दिन तक
अगले 60 दिन तक आप ट्राइब्यूनल के पास जा सकते हो। और जिस दिन 30 दिन खत्म हो जाते हैं, कंपनी का कोई जवाब नहीं आया, जिस दिन 30 दिन खत्म हो जाते हैं उसके बाद भी आपके पास 60 दिन का समय है। तो टोटल जब आपका ट्रांसफर और ट्रांसमिशन का इंटीमेशन गया था उसके बाद आपके पास 90 डेज का समय है, फ्रॉम विच ऑन विच द डीड वाज ट्रांसफर डीड वाज डिलीवर्ड। आपके पास पूरे 90 दिन का समय है जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, कोर्ट के पास जा सकते हो और बोल सकते हो कि भाई कोर्ट के ऊपर कंप्लेंट कर सकते हो, कोर्ट के ऊपर जाके कंपनी की कंप्लेंट कर सकते हो। कोर्ट चाहे तो आपकी अपील को डिसमिस भी कर सकता है और अलाउ भी कर सकता है, फिर आपका ट्रांसफर विद इन 10 डेज हो जाएगा, प्लस में रेक्टिफिकेशन और डैमेजेस को भी आपको जो है भुगतान करना पड़ेगा कंपनी को, उस शेयर होल्डर के शेयर्स का जो है मुआवजा देना पड़ेगा। आपको मेरी बात समझ आया नहीं? तो हमारा ये वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आता है रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड अपील। मतलब आपका जो है कंपनी ने रिफ्यूजल करा ट्रांसफर का, या प्राइवेट कंपनी ने करा या फिर पब्लिक कंपनी ने करा ट्रांसफर का, अगर उन्होंने रिफ्यूजल करा तो पब्लिक कंपनी के केस में आपके पास कितना समय और प्राइवेट कंपनी के केस में आपके पास कितना समय? प्राइवेट कंपनी के केस में आपके पास समय है 30 दिन, जिस दिन एक्सपायर हो रहे हैं उसके अगले 30 दिन तक का समय। अगर नोटिस आ गया तो उससे अगले 30 दिन का समय। और पब्लिक कंपनी के केस में अगर नोटिस का रिप्लाई आ जाता है विद इन 30 डेज, तो जिस दिन नोटिस का रिप्लाई आया उसके अगले 60 दिन तक का समय। अगर नहीं आया नोटिस का रिप्लाई तो जिस दिन आपने ट्रांसफर डीड को लॉन्च कराया उसके अगले 90 दिन तक का आपके पास समय है। क्या कि आप ट्राइब्यूनल के पास जाके बोल सकते हो कि हाँ भाई मेरे जो ट्रांसफर है वो रोका गया इन ग्राउंड्स पे, तो चाहे जो ट्राइब्यूनल आपको आपकी अपील को डिसमिस भी कर सकती है और अलाउ भी कर सकती है, ट्रांसफर कर देगी विद इन 10 डेज और आपको रेक्टिफिकेशन और डैमेजेस का भी जो है मुआवजा देगी कंपनी। आ जाओ मेरे पास। कॉल्स टू बी मेड ऑन यूनिफॉर्म बेसिस ऑन ऑल द शेयर्स ऑफ द सेम क्लास, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। देखो कंपनी क्या होती है, कंपनी कॉल 1 मंगाती है, कॉल 2 मंगाती है, कॉल 3 मंगाती है, कॉल 4 मंगाती है। तो कंपनी को कितना मिनिमम अमाउंट जो है कॉल के ऊपर मंगाना पड़ेगा और कंपनी के अंदर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कितना कंपनी को देना पड़ता है। और मेरी बात सुनो, कंपनी जो है मिनिमम 25% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर जो है कंपनी को मंगाना पड़ेगा हर एक कॉल पे। सॉरी, तो कंपनी को जो है मिनिमम 25% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर जो है कंपनी को मंगाना पड़ेगा हर एक कॉल पे। साथ ही साथ बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जो भी कॉल कंपनी मंगाती है। गैप ऑफ 1 मंथ होना चाहिए बिटवीन 2 कॉल्स। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक कॉल मंगाई उसके अगले 15 दिन के अंदर आपने दूसरी कॉल मंगा दी, आपको एटलीस्ट 1 महीने का गैप जो है देना पड़ेगा। बोर्ड कैन रिवोक और पोस्टपोन कॉल्स मेड। अगर कंपनी ने कोई कॉल मंगा ली थी, कंपनी लग रहा है कि कंपनी को पोस्टपोन करनी है कॉल, आज नहीं चल पाएगी, बाद में कंपनी के पास अभी समय नहीं है कॉल्स के काम करने का, तो कंपनी जो है पोस्टपोन भी कर सकती है जो कि कॉल मंगाई है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स कंपनी 10% पर एनम पे चार्ज करेगी और कॉल्स इन एडवांस जो है कंपनी को उस पर 12% पर एनम का ब्याज देना पड़ेगा। और हर एक कॉल का कंपनी को एटलीस्ट 14 डेज पहले तक नोटिस देना पड़ेगा। 14 डेज से बाद अगर कंपनी नोटिस देती है तो वो ऐसी कॉल्स हो जाएगी इनवैलिड, तो आपको एटलीस्ट 14 डेज पहले तक का नोटिस देना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूजेस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। जो सिक्योरिटी प्रीमियम हमें शेयर्स के ऊपर मिला है, हमने 10 रुपए का शेयर 100 रुपए में इशू करा तो 90 रुपए हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। अब वो सिक्योरिटी प्रीमियम हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, जो कि हमारा रिजर्व बना है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, हम वो कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो सर हम बोनस शेयर्स को इशू करने में यूज कर सकते हैं, हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में इसको यूज कर सकते हैं, हम राइटिंग ऑफ कमीशन और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स हम कर सकते हैं, हम प्रीमियम एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, अगर हमें कोई प्रीमियम हमने जब रिडीम करें डिबेंचर्स या फिर प्रेफरेंस शेयर्स उस पर हमें प्रीमियम देना पड़ा, मतलब 100 रुपए का जो प्रेफरेंस शेयर्स था हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को या डिबेंचर होल्डर को हमने 100 के बदले में 120 रुपए दिए, जो 20 रुपए का नुकसान हुआ है वह सिक्योरिटी प्रीमियम के थ्रू जो है राइट ऑफ कर सकते हो। अगर आपने कोई कमीशन या डिस्काउंट दिया है जो कि आपने अंडर राइटिंग का कमीशन दिया होगा ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स, जो आप सिक्योरिटी प्रीमियम के थ्रू जो है उसको राइट ऑफ कर सकते हो। आप प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन वाले एक्सपेंसेस है वो भी जो है आप सिक्योरिटी प्रीमियम के थ्रू जो है राइट ऑफ कर सकते हो। अगर आपने कंपनी ने कोई बायबैक करा है, कंपनी ने कोई बायबैक करा है तो भी आप जो है एक्स्ट्रा अमाउंट जो कि कंपनी ने दिया होगा बायबैक के टाइम पे उसका अमाउंट भी जो है आप सिक्योरिटी प्रीमियम के थ्रू जो है यूज करके उसको राइट ऑफ कर सकते हो। तो अभी हमने 2 टॉपिक करे, कंपनी अगर कॉल मंगाती है तो क्या, और कंपनी अगर सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करती है तो कैसे कर सकते हैं। तो कंपनी कॉल मंगाती है उसको मिनिमम 25% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स का जो कॉल मंगानी पड़ेगी, उसके बाद कंपनी को बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, कंपनी को 1 महीने तक का गैप रखना पड़ेगा बिटवीन 2 कॉल्स, और जो कंपनी क्या है पोस्टपोन भी कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं जो कि कॉल कंपनी ने मंगा रखी हो, या फिर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स पे कंपनी 10% पर एनम का ब्याज चार्ज कर सकते हैं, कॉल्स इन एडवांस पे 12% पर एनम का ब्याज देना पड़ेगा और एटलीस्ट 14 डेज पहले तक का नोटिस देना पड़ेगा फॉर एवरी कॉल। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम कहां पे यूज कर सकते हैं, बोनस इशू, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के राइट ऑफ में, कमीशन ऑन शेयर्स और डिस्काउंट जो कि इशू ऑफ शेयर्स, कमीशन ऑन
कमीशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर, या फिर डिस्काउंट ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स और बाईबैक के केस में जो है कंपनी जो है सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकती है। अब रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पर बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे सीएमए वाले बच्चों के लिए एमसीक्यू बन सकता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कांट बी इशूड, और मतलब इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स तो कभी इशू नहीं ही हो सकते। कंपनी जो है कभी भी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कभी भी इशू नहीं कर सकती है। बट हाँ, कंपनी जो इशू कर सकती है शेयर्स वो मैक्सिमम 20 सालों तक के लिए ही कर सकती है कंपनी जो इशू करेगी शेयर्स। बट देयर इज एन एक्सेप्शन कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपनीज है। अब इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपनीज होती है उसके अंदर हमने टेन्योर 30 ईयर्स का क्यों रखा है, with the condition that at least 10% shall be redeemed every year from 21st year onwards। इसके अंदर क्या होता है, देखो मेरी बात सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। अब क्या होता है, कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे, सबसे पहले तो कंपनी कभी भी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकती है। कंपनी के अंदर ये नहीं हो सकता कि आप सालों साल रिडीमेबल इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हो, तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ही कंपनी हमेशा इशू कर सकती है। आपने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स 12th क्लास के अंदर जरूर सुना होगा, बट ऐसा कोई कंसेप्ट एज पर कंपनीज एक्ट अब नहीं होता है कि कंपनी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती है। कंपनी हमेशा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स या फिर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करेगी। अब कंपनी ने अगर इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे वो तो कर ही नहीं सकती। अब कंपनी जो है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कितने समय तक के लिए इशू कर सकती है, तो कंपनी मैक्सिमम 20 सालों तक के लिए जो है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती है। एक एक्सेप्शन लगाई है, अगर कोई कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपनी होगी उसके अंदर कंपनी जो है 30 सालों तक के लिए रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती है। बट 20 साल के बाद 21वें साल तक आपको हर साल 10% जितना अमाउंट आपको रिडीम करना पड़ेगा, ताकि 30th साल तक आपका जो अमाउंट है वो जीरो हो जाए। एटलीस्ट 10%, आप उससे ज्यादा भी जो है रिडीम कर सकते हो, बट एटलीस्ट 10% जो है आपको हर साल रिडीम करना पड़ेगा, ताकि आपका जो अमाउंट लास्ट में एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स जीरो हो जाए और आपकी सारी 100% रिडेम्पशन हो जाए। ऐसा इसलिए एक्सेप्शन डाला इंफ्रास्ट्रक्चरल कंपनीज के ऊपर। आप अगर इशू करना चाहो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, आप 30 सालों तक के लिए इशू कर सकते हो, बट आपको 21st ईयर ऑनवर्ड्स आपको हर साल 10% जितना अमाउंट जो है आपको रिडीम करना पड़ेगा। अब कंडीशंस फॉर रिडेम्पशन क्या होती है, आपको अगर रिडेम्पशन करनी है तो आप रिडेम्पशन कर सकते हो ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स और प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू। आप या तो कर सकते हो प्रॉफिट के माध्यम से, या फिर कोई फ्रेश इशू के थ्रू आप जो है कंपनी के जो शेयर्स हैं प्रेफरेंस शेयर्स वो आप रिडीम कर सकते हो। या तो आपको प्रॉफिट के थ्रू करना पड़ेगा रिडीम, या तो आपको फ्रेश इशू निकाल के पुराने शेयर्स को आपको रिडीम करना पड़ेगा। जो आप शेयर्स रिडीम करोगे वो सबसे पहले तो फुली पेड अप होने चाहिए। इन रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ट्रांसफर नॉमिनल वैल्यू टू सीआरआर। अगर आप रिडीम कर रहे हो आउट ऑफ प्रॉफिट्स तो आपको प्रॉफिट से उतना अमाउंट, जितना आप अमाउंट रिडीम कर रहे हो उतना अमाउंट आपको कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व के अंदर आपको जो है ये अमाउंट जो है डालना पड़ेगा। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व के अंदर ये जो है अमाउंट आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन शैल बी आउट ऑफ प्रॉफिट्स और सिक्योरिटी प्रीमियम। जो आपका प्रीमियम होगा ऑन रिडेम्पशन जो कि आपको दोगे, आप किसके थ्रू दोगे, आप जो है उसको राइट ऑफ कर सकते हो, या तो आउट ऑफ प्रॉफिट्स या फिर आप आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। उस वाले प्रीमियम को फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपए का शेयर है वो आपने 120 रुपए में रिडीम करा, तो जो 20 रुपए आप या तो आउट ऑफ प्रॉफिट उसे यूज कर सकते हो, या फिर आप सिक्योरिटी प्रीमियम जो कि हमने यहाँ पे भी देखा था रिडेम्पशन ऑन प्रेफरेंस शेयर्स आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम जो है आप यूज करके उसको राइट ऑफ कर सकते हो। सीआरआर जो आपने बनाया होगा वो आप कहाँ पे यूज कर सकते हो, सिर्फ आप फुली पेड बोनस शेयर्स को इशू करने में जो है यूज कर सकते हो, जो कि आपने सीआरआर बनाया होगा ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। आपको मेरी बात समझ आई? तो कंडीशंस क्या है प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने की? सर हमारी पहली फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट कंडीशन आती है, आप जो है रिडीम कर सकते हो प्रेफरेंस शेयर्स आउट ऑफ प्रॉफिट या फिर प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ फ्रेश इशू। मतलब आपने या तो प्रॉफिट के थ्रू आप इसको रिडीम कर सकते हो, या फिर आपने कोई फ्रेश इशू निकाला उसके थ्रू आप जो है इन प्रेफरेंस शेयर्स को कर सकते हो रिडीम। शेयर जो है जो कि आप रिडीम करोगे वो सबसे पहले होनी चाहिए फुली पेड अप शेयर्स। इन रिडीम आउट ऑफ प्रॉफिट जो है आपको उतना अमाउंट जितना आप रिडीम करें आपको उतना अमाउंट सीआरआर के अंदर ट्रांसफर करना पड़ेगा। और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन जो है या तो जो अमाउंट है आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा आउट ऑफ प्रॉफिट्स के थ्रू, या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के थ्रू, या जो सीआरआर है वो जो आपने बनाया है वो कहां पे यूज हो सकता है, वो सिर्फ बोनस शेयर्स के इशू के अंदर जो है आपका सीआरआर यूज हो सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे डिबेंचर्स का। अच्छा पहले हमने जो प्रेफरेंस शेयर्स के टॉपिक करा है ना उसको फटाफट से जो है रिवाइज कर लेते हैं। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कंपनी जो है अपने कभी भी प्रेफरेंस शेयर्स को जो है इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी इशू नहीं कर सकती। प्रेफरेंस शेयर्स जो कंपनी इशू करेगी रिडीमेबल मैक्सिमम 20 सालों तक के लिए इशू कर सकती है, बट देयर इज एन एक्सेप्शन। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के लिए कंपनी जो है 30 सालों तक कंपनी इशू कर सकती है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, बट 21st ईयर ऑनवर्ड्स उसको हर साल 10% एटलीस्ट का अमाउंट जो है रिडीम करना पड़ेगा। उसके बाद कंडीशन फॉर रिडेम्पशन होती है, आपको
जो अमाउंट है जो अगर रिडीम करना है आपको, या तो आउट ऑफ प्रॉफिट करोगे या आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू, जितना अमाउंट आप रिडीम करोगे उतना अमाउंट का आपको कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा। और साथ ही साथ हमने ये देखा था जो कि आप रिडीम के लिए प्रीमियम दोगे, रिडेम्पशन और प्रीमियम का जो आप जो कर सकते हो वो राइट ऑफ आप सिक्योरिटी प्रीमियम के थ्रू राइट ऑफ कर सकते हो, बट जो आपने सीआरआर बनाया होगा वो कहां पे आप यूज कर सकते हो, सिर्फ इशू फुली पेड बोनस शेयर्स के अगेंस्ट आप जो है उस प्रीमियम जो सीआरआर बनाया होगा आपने कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व वो जो है आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक जो फाइनल टॉपिक है हमारा इस वीडियो का वो है डिबेंचर्स। इफ ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं, मेरी बात सुनना, डिबेंचर्स क्या होता है सर? डिबेंचर्स क्या होता है सर? डिबेंचर्स एक ऐसी तरह का डेट होता है जिसके अंदर कंपनी को वापस करना होता है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। देखो प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स हमारे एक ऐसे शेयर्स है जिसके ऊपर कंपनी अगर प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड देगी, अदरवाइज डिविडेंड नहीं देगी। अगर प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड देगी, अदरवाइज डिविडेंड नहीं देगी। और प्रेफरेंस मिलती है उनको जब हम कंपनी वाइंड अप होती है, तो कंपनी सबसे पहले डिवेंचर्स वगैरह के पैसे देगी, फिर इक्विटी शेयर से पहले प्रेफरेंस शेयर्स को पैसे देगी, उसके बाद जो है कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल वालों को जो कि असलियत में मालिक है उनको पैसे देगी। अब डिबेंचर्स क्या होते हैं सर? डिबेंचर सबसे ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। देखो दो तरह के डिबेंचर्स होते हैं, एक सिक्योर डिबेंचर्स और एक अनसिक्योर डिबेंचर। सिक्योर डिबेंचर्स क्या होते हैं सर? सिक्योर डिबेंचर्स एक ऐसे डिबेंचर्स हैं अगर कंपनी पैसे पे नहीं कर पा रही तो कंपनी के अगेंस्ट, एसेट के अगेंस्ट जो कि डिबेंचर्स इश्यू हुए होंगे जिसको हम बोलते हैं सिक्योर डिबेंचर्स, कंपनी उस एसेट को बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकती है। ऐसे डिबेंचर्स को हम बोलते हैं सिक्योर डिबेंचर्स। और कंपनी जिस केस में अनसिक्योर डिबेंचर्स होते हैं, कंपनी पहले सिक्योर डिबेंचर्स की पेमेंट करेगी, कुछ एसेट बच गए, उसके बाद जो है कंपनी अनसिक्योर डिबेंचर्स की पेमेंट करेगी, उसके बाद कहीं पे प्रेफरेंस शेयर्स का नंबर आता है, फिर इक्विटी शेयर का नंबर क्या आता है। देखो सबसे पहले ना मैं बताता हूं आपको डिफरेंस क्या होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में और एक डिबेंचर के अंदर। दोनों के अंदर परसेंटेज मिलती है, बट प्रेफरेंस शेयर को जब परसेंटेज मिलती है जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है, बट डिबेंचर्स को चाहे कंपनी प्रॉफिट कमाए या नहीं कमाए ब्याज भरना ही पड़ता है कंपनी को, दैट इज कॉल्ड एज डिबेंचर। तो डिबेंचर एक ऐसे तरह का लोन है जिसके ऊपर कंपनी को ना चाह के भी ब्याज भरना ही पड़ेगा, चाहे कंपनी पैसा उठाए या चाहे कंपनी पैसे के अंदर नुकसान करे या फिर प्रॉफिट करे। तो उसके अंदर डिबेंचर होल्डर को एक तरह की लायबिलिटी है कंपनी के लिए, जिसके अंदर डिबेंचर होल्डर को कंपनी को इंटरेस्ट की पेमेंट हर एनुअली, क्वार्टरली जो भी उनका टर्म्स होगा उसके बेसिस पे कंपनी को जो है पेमेंट करनी पड़ती है। तो डिबेंचर्स आर टाइप ऑफ अ लोन जिसके अंदर कंपनी को हर साल डिबेंचर्स को पेमेंट करनी पड़ती है। अगर कंपनी ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू कर रही है, मतलब जो डिबेंचर्स ऑप्शनली कन्वर्ट हो जाए, जिसके अंदर आप डिबेंचर होल्डर को ऑप्शन दे रहे हो कि हाँ भाई आज से 5 साल बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने आप को इक्विटी शेयर्स के अंदर तब्दील कर सकते हो, उसके लिए कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अगर कंपनी, क्योंकि होता क्या, अब मेरी बात सुनो, अगर कंपनी ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू कर रही है, इसका मतलब क्या है, जो हमारे लोन वाले लोग थे, जो हमारे क्रेडिटर्स थे, 5 साल बाद 10 साल बाद वो हमारे क्या बन जाएगा, मालिक लोग। तो इसके लिए ना कंपनी चाहती है कि वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके जो शेयर होल्डर्स है कंपनी के, एग्जिस्टिंग मालिक है, उनसे एटलीस्ट पूछ ले कि हाँ भाई ये डिसीजन है, उसमें आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। तो उसके लिए जो है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा कंपनी को, अगर कंपनी ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स अगर कंपनी इशू करती है तो। इफ प्रोस्पेक्टस इशूड और इन्विटेशन टू पब्लिक और मेंबर्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 500, अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी इज मैंडेटरी। अगर कंपनी जो है डिबेंचर्स इशू कर रही है जिसके अंदर मोर देन 500 या फिर 500 तक लोग हैं, तो उसके अंदर कंपनी को एक डिबेंचर ट्रस्टी भी अपॉइंट करना पड़ेगा। मतलब अगर कंपनी डिबेंचर्स इशू कर रही है और उसके अंदर पब्लिक और मेंबर्स 500 से ज्यादा बनेंगे, तो उसके लिए 500 या फिर उससे ज्यादा बनेंगे, आपको एक डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा, जो कि एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है एज पर कंपनीज एक्ट, जिसके अंदर अगर आपके मेंबर, आपके डिबेंचर होल्डर्स 500 या उससे ज्यादा हैं, तो कंपनी को एक डिबेंचर ट्रस्टी जो रखना पड़ेगा, जो कि उनकी आवाज को बोर्ड के अंदर जाके पहुंचा पाए। क्योंकि एक तरह से क्रेडिटर्स का एक 500 लोगों का बहुत बड़ा समूह है जिसको एक मैनेज करने के लिए एक बंदा होना चाहिए, जिसका नाम दिया डिबेंचर ट्रस्टी, जो कि सिर्फ डिबेंचर्स के हित में सोचेगा। और ये इसको अपॉइंट करना एक तरह की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है जो कि कंपनी एक्ट बताती है। अगर कोई डिबेंचर होल्डर हमारे 500 या उससे ज्यादा है तो आपको डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। कंडीशन टू इशू सिक्योर डिबेंचर्स। अब मेरी बात सुनो, हमने दो तरह की कंडीशन देखी। अगर कंपनी ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू कर रही है तो कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, जिसके अंदर 75% वोट फेवर में होने चाहिए, मतलब 3/4 वोट आर इन फेवर एज अगेंस्ट। उसके बाद अगर कंपनी प्रोस्पेक्टस या फिर इशू करती है फॉर डिबेंचर जिसके अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स 500 या उससे ज्यादा बनेंगे डिबेंचर होल्डर हमारे, तो आपको डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हो जाती है। अगर कंपनी को इशू करने हैं सिक्योर डिबेंचर तो टेन्योर मैक्सिमम होगा 10 सालों के लिए, जिसके अंदर हमने देखा था अभी प्रेफरेंस शेयर के लिए मैक्सिमम टेन्योर था 20 इयर्स, बट डिबेंचर होल्डर्स के लिए मैक्सिमम टेन्योर दिया गया है कंपनी को 10 सालों के लिए। बट इंफ्रा कंपनीज के लिए वही सेम कंडीशन, कंपनी ने 30 सालों तक के लिए टेन्योर रखा है।
चार्ज क्या होगा? अब कंपनी को चार्ज तो क्रिएट करना पड़ेगा। हमने चार्जेस वाले चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा था चार्ज क्या होता है। तो कंपनी को चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा सिक्योर्ड बाय चार्ज ऑन एसेट्स ऑफ द कंपनी, या होल्डिंग कंपनी के अगेंस्ट, या सब्सिडरी कंपनी के अगेंस्ट, या एसोसिएट कंपनी के अगेंस्ट। कंपनी जो है चार्ज क्रिएट कर सकती है उन डिबेंचर होल्डर के अगेंस्ट कि भाई अगर तुम्हारी पेमेंट नहीं होती तो कंपनी इन एसेट्स को बेच के जो है आपका पैसा चुकता कर देगी। वो चाहे चार्ज क्रिएट करे कंपनी खुद की कंपनी के एसेट्स के अगेंस्ट, होल्डिंग कंपनी की एसेट्स के अगेंस्ट, सब्सिडरी कंपनी के एसेट्स के अगेंस्ट, या फिर एसोसिएट कंपनी के एसेट्स के अगेंस्ट, आपको चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा अगर आप सिक्योर डिबेंचर जो है इशू कर रहे हो। डिबेंचर ट्रस्टी मैंडेटरी टू अपॉइंट विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। आपको पता है नंबर ऑफ मेंबर्स जो है ज्यादा हो गए, 500 या फिर उससे ज्यादा हो गए, उस केस में आपको डिबेंचर ट्रस्टी जो है अपॉइंट करना पड़ेगा, और वो आपको विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट जो है ऑफ डिबेंचर्स आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। और टाइप ऑफ चार्ज कैसा रहेगा? ऐसे शेयर जिनके ऊपर आप सिक्योर डिबेंचर्स बोलते हो उनके अगेंस्ट आप फिक्स चार्ज ही क्रिएट करोगे, मतलब आप उनके इन्वेंट्री के अगेंस्ट कोई चार्ज क्रिएट नहीं करोगे। आपको बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी या फिर ऐसे ही आपको चार्ज जो है क्रिएट करना पड़ेगा। आप इन्वेंट्री या फिर अकाउंट रिसीवेबल्स, ऐसे एसेट जो कि हमारे मूविंग एसेट्स होते हैं उनके अगेंस्ट आप चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते। आपको हमेशा फिक्स चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा। ये वाली डेफिनेशन फ्लोटिंग और फिक्स चार्ज की जो डेफिनेशन है हमने चार्जेस के चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ी थी। अगर आपको नहीं याद आ रहा तो आप एक बार चार्जेस के चैप्टर को वापस से घुमा के देखिए, उसके अंदर मैंने आपको बताया था। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, कौन कौन डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता है? नॉट एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ डिबेंचर ट्रस्टी। हम डिबेंचर ट्रस्टी किसको किसको नहीं बना सकते? अब मेरी बात सुना, अगर कोई हमारा मालिक होगा वो किसके हित में सोचेगा? वो हमेशा कंपनी के हित में सोचेगा। तो ऐसे बंदे को हमें डिबेंचर ट्रस्टी बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए यस या नो। सर अगर कोई मालिक है कंपनी का, अगर वो उसे हमने डिबेंचर ट्रस्टी बना दिया, वो मालिक जो है सिर्फ कंपनी के हित में सोचेगा, वो डिबेंचर ट्रस्टी के हित में नहीं सोचेगा। तो इसलिए हमने शेयर होल्डर को इस कैटेगरी से सबसे पहले कराए बाहर। ऐसी प्रमोटर, डायरेक्टर, की मैनेजरियल पर्सनल या फिर ऑफ एसोसिएट हो, सब्सिडी हो या होल्डिंग हो, या फिर उस कंपनी के की मैनेजरियल पर्सनल हो, ऐसे बंदे को भी हमने डिबेंचर ट्रस्टी के दायरे से बाहर क्यों करा है? क्योंकि सर अगर वो कंपनी के हित में नहीं सोचेगा, वो सिर्फ कंपनी के हित में सोचेगा, वो कभी भी डिबेंचर होल्डर के हित में नहीं सोचेगा। बिकॉज डिबेंचर ट्रस्टी कौन होता है? डिबेंचर ट्रस्टी जो कि क्रेडिटर्स के हित में सोचे। अगर कोई मालिक है वो क्रेडिटर्स के हित में नहीं सोचेगा, वो हमेशा अपनी कंपनी के हित में सोचेगा। इसलिए ऐसे लोगों को जो कि प्रमोटर, डायरेक्टर, की मैनेजरियल पर्सनल है ऑफ एसोसिएट, सब्सिडरी, एएसएच, एसोसिएट, सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी के की मैनेजरियल पर्सनल है, उनको इस दायरे से करा गया है बाहर। रिलेटिव ऑफ एनी पार्टनर, अगर कोई पार्टनर एलएलपी है तो उस केस में अगर डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं तो उस केस में भी जो डिबेंचर ट्रस्टी है वो कभी भी कोई पार्टनर नहीं बन सकता है। अगर किसी बंदे ने गारंटी दे रखी है वो भी हमारा डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता, बिकॉज अगर किसी कंपनी के बंदे ने या फिर किसी बंदे ने गारंटी दे रखी है कंपनी को, तो इस केस में वो बंदा उसके जो ग्रेडिटर के अगेंस्ट गारंटी दे रखी है बस उसी के बारे में सोचेगा, वो डिबेंचर्स के बारे में, डिबेंचर होल्डर्स के बारे में नहीं सोचेगा। इसलिए ऐसे बंदे को भी डिबेंचर ट्रस्टी के दायरे से करा गया है बाहर। इंडेटेड टू एसोसिएट, सब्सिडरी या होल्डिंग कंपनी, अगर कोई बंदा ऐसा है जो कि किसी को डेट दे रखा है, एसोसिएट को दे रखा है, होल्डिंग को दे रखा है या सब्सिडरी कंपनी को दे रखा है, ऐसे बंदे को हमने दायरे से बाहर करा है क्योंकि वो उनके हित के अगेंस्ट सोचेगा, वो डिबेंचर होल्डर्स के हित के अगेंस्ट नहीं सोचेगा। एंटाइटल टू मनी अदर देन रेम्यूनरेशन, ऐसा कोई बंदा जो कि एंटाइटल टू मनी अदर देन रेम्यूनरेशन, सिर्फ उसे रेम्यूनरेशन नहीं मिल रहा है, उसे कुछ और भी पैसा कंपनी से मिल रहा है, तो वो अपना पैसा बढ़ाने के चक्कर में सोचेगा, वो कभी भी डिबेंचर होल्डर्स के हित में नहीं सोचेगा। तो ऐसे बंदे को भी हमने उस दायरे से बाहर करा है। हैज पेक्यूनरी रिलेशनशिप लोअर ऑफ 2% ऑफ टर्नओवर या आईएनआर 50 लाख, मतलब अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको कुछ ना कुछ पेक्यूनरी रिलेशनशिप, मतलब उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है कंपनी से, या फिर 2% ऑफ टर्नओवर या 50 लाख, विच एवर इज लोअर से कम का बेनिफिट मिल रहा है, या अगर उससे ज्यादा का बेनिफिट मिल रहा है, मतलब या तो 50 लाख का बेनिफिट मिल रहा है या फिर 2% ऑफ टर्नओवर जितना बेनिफिट मिल रहा है, इन दोनों में से अगर कोई भी क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है तो उस बंदे को भी हमने दायरे से बाहर करा है। बिकॉज ऐसे बंदे को अगर हमने डिबेंचर ट्रस्टी बना दिया तो वो सिर्फ अपने हित के बारे में सोचेगा, वो अपने डिबेंचर होल्डर्स के हित के बारे में नहीं सोचेगा। तो ऐसे बंदे को भी हमने दायरे से करा है बाहर। तो आपको मेरी बात समझ आई? तो ऐसा पर्सन जिसका 2% ऑफ टर्नओवर या 50 लाख, विच एवर इज लोअर, जितना पेक्यूनरी बेनिफिट अगर उसे हो रहा है कंपनी के थ्रू, तो उस बंदे को भी हमने डिबेंचर ट्रस्टी के दायरे से करा है बाहर। तो हमने सर किस किस को करा है? हमने शेयर होल्डर को, हमने प्रमोटर और डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सनल ऑफ एसोसिएट, सब्सिडरी, होल्डिंग कंपनी, या फिर किसी बंदे ने गारंटी दी है, या फिर इंडेटेड टू है एसोसिएट, सब्सिडरी या होल्डिंग कंपनी का, रिलेटिव ऑफ अ पार्टनर है, या फिर इंटाइटल टू मनी अदर देन रेम्यूनरेशन है, या फिर उसको कोई पेक्यूनरी बेनिफिट है जिसके अंदर 2% ऑफ टर्नओवर या 50 लाख से लोअर जितना उसे बेनिफिट मिल रहा है कंपनी से, तो ऐसे बंदे को भी हमने जो करा है बाहर फॉर डिबेंचर ट्रस्टी, बीइंग अपॉइंटेड एज अ डिबेंचर ट्रस्टी। इसके अलावा कोई भी बंदा
अंदर डिबेंचर ट्रस्टी हमारा अपॉइंट हो सकता है इन कंडीशन जो हमने कंडीशन बताई है। दोबारा से बताता हूं, शेयर होल्डर, प्रमोटर, डायरेक्टर या की मैनेजरियल पर्सनल ऑफ एसोसिएट सब्सिडरी या होल्डिंग कंपनी, या फिर गिवन अ गारंटी या इंडेटेड टू एसोसिएट सब्सिडरी या होल्डिंग कंपनी, या फिर कोई पार्टनर का रिलेटिव हो, या फिर क्या हो, या अगर एंटाइटल टू मनी अदर देन रेम्युनरेशन, या उसका कोई पेक्यूनरी बेनिफिट हो जिसके अंदर 2% ऑफ टर्नओवर और 50 लाख विचएवर इज लोअर, जितना उसको बेनिफिट मिलता हो, तो वो बंदा दायरे से है बाहर। कंडीशंस ऑफ क्रिएटिंग डीआरआर। अब क्या होता है, कंपनी अगर डिवेंचर्स इशू कर रही है तो कंपनी को डीआरआर क्रिएट करना पड़ता है। डीआरआर इज अ टाइप ऑफ गुल्लक, जो कि हमने पहले भी देखी थी। एक हम जो गुल्लक बनाते हैं ना, वो ऐसी कंपनी जो डीएससी, आपको याद है हमने चार्जेस के अगेंस्ट देखी थी, डिवेंचर रीपेमेंट रिजर्व जो हमने बनाया था, कंपनी को बनाना पड़ता है। तो ऐसे डीआरआर बनाना पड़ता है कंपनी को। डीआरआर इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट के थ्रू बनाना पड़ेगा, या फिर अमाउंट ऑफ डीआरआर, ठीक है। लिस्टेड कंपनी एंड अनलिस्टेड कंपनी जो है, लिस्टेड कंपनी अदर देन AIF मतलब ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कंपनी, या फिर अनलिस्टेड कंपनी अदर देन NBFC हाउसिंग फाइनेंस कंपनी शैल डिपॉजिट ऑन और बिफोर 30th अप्रैल ईच ईयर 15% ऑफ डिवेंचर्स मैच्योरिंग ऑन 31st मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। मतलब अगर कोई लिस्टेड कंपनी है अदर देन कौन कौन सी, बैंक या फिर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कंपनी, या फिर अगर अनलिस्टेड कंपनी है अदर देन NBFC एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इस कंपनी को जो है बिफोर 30th अप्रैल मतलब अगले साल 31 मार्च को कुछ डिवेंचर रिडीम हो रहे हैं, तो आपको बिफोर 30th अप्रैल आपको डीआरआर के अंदर एटलीस्ट 15% ऑफ द अमाउंट जो ऑफ डिवेंचर जो कि रिडीम हो रहे हैं, आपको उतने अमाउंट का गुल्लक के अंदर अमाउंट जो है डालना पड़ेगा, ताकि कंपनी अगर डीआरआर रिडीम करे तो उसके पास एटलीस्ट इतना अमाउंट तो बचा हो कि वो कंपनी की रीपेमेंट करे, तो उनकी फाइनेंशियल पोजीशन को कोई हानि ना पहुंचे। इस वजह से हमें इतना अमाउंट जो है पहले से ही ट्रांसफर करके रखना पड़ता है। तो आपको मेरी बात समझ आई। तो कंडीशंस ऑफ क्रिएटिंग डीआरआर है। अब कंडीशंस क्या है, आप जो है कंपनी को प्रॉफिट्स के कंपनी को डीआरआर बनाना पड़ता है आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। अगर कोई लिस्टेड कंपनी है, अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी है, अगर कोई तो लिस्टेड कंपनी है तो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कंपनी या फिर बैंकिंग कंपनी, या फिर कोई अनलिस्टेड कंपनी है अदर देन NBFC या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को एटलीस्ट 15% ऑफ द अमाउंट 30th अप्रैल तक जो है जमा कराना पड़ेगा, जो कि उनके डिपॉजिट जो है मेच्योर हो रहे हैं ऑन 31st मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर, जो कि अमाउंट जो है मेच्योर हो रहा है, उतने अमाउंट का 15% का अमाउंट आपको एक डीआरआर की गुल्लक के अंदर डालना पड़ेगा अलग से। आपको मेरी बात समझ आई या नहीं? तो हमने डिवेंचर्स देखा। डिवेंचर ऑप्शनल कन्वर्टेबल डिवेंचर जो है कंपनी इशू कर सकती है, बट आपको उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। 500 से ज्यादा के लिए आपको एक डिवेंचर ट्रस्टी रखना पड़ेगा। आप जो सिक्योर डिवेंचर्स इशू कर सकते हो, बट मैक्सिमम टेन्योर जो है 10 साल होगा। इंफ्रा कंपनीज के लिए 30 साल ही है। और आपको चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा किसी भी एसेट के अगेंस्ट, चाहे सब्सिडरी, होल्डिंग, एसोसिएट या खुद की कंपनी के अगेंस्ट जो है आपको चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा, या फिर डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना मैंडेटरी होता है, बट आपको विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर्स जो है आपको डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा। और टाइप ऑफ चार्ज होगा फिक्स। उसके बाद नॉट एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज डिवेंचर ट्रस्टी, शेयर होल्डर, प्रमोटर, डायरेक्टर, की मैनेजरियल पर्सनल ऑफ एसोसिएट सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी, रिलेटिव ऑफ पार्टनर, गिवन अ गारंटी, इंडेटेड टू ASH या फिर इंटाइटल्ड टू मनी अदर देन रेम्युनरेशन या पेक्यूनरी बेनिफिट टू 2% ऑफ टर्नओवर और 50 लाख व्हिचएवर इज लोअर। और कंडीशन क्या है, आपको आउट ऑफ प्रॉफिट जो है डीआर क्रिएट करना पड़ेगा। 15% ऑफ द अमाउंट 30th अप्रैल से पहले आपको जमा कराना पड़ेगा, जो कि आपके डिवेंचर्स मैच्योर हो रहे हैं अगले 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। अगर आपको ये जो है अमाउंट को डिपॉजिट कराना पड़ेगा। आपको मेरी बात समझ आई? तो हमने सारी चीज़ें देख लिया। आज थोड़ा मिसलेनियस टॉपिक्स के पास ध्यान दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस रील को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, आई लव यू, बाय बाय।